प्रिय मित्रों एंड मेरे साथियों, मैं आपके सामने फायरमैन भर्ती 2021 से संबंधित जो सिलेबस में आप जब देखोगे पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में आपको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है, फायरमैन थ्योरी से संबंधित है, और दूसरा पार्ट है जिसमें जनरल नॉलेज से संबंधित है, सामान्य अध्ययन से संबंधित बातें या फिर उससे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन में आपके देखो राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान से संबंधित प्रश्न आएंगे, साथ में आपके हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे और आपके गणित से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा नंबरों का पार्ट है वो क्या कौन सा है, फायरमैन थ्योरी या फिर फायर सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको फायर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हमारे जो चैनल पे है ना, जनरल नॉलेज से संबंधित जो भी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं उनका भी वीडियो आपके बाद में आएगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आप कक्षा में जब भी आप ऑनलाइन कक्षा को अटेंड करें तो क्या करें, एक रजिस्टर और एक पेन साथ में लेकर के बैठे। ठीक है, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। तो फायरमैन थ्योरी से जो जब आप इसका सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें देखो सबसे 9वां नंबर का जो टॉपिक है ना, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगा और उसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर, आगे के रसायन विज्ञान। ठीक है ना, जिससे कि आपको वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हॉज और हॉज की फिटिंग। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, या फिर आग का वर्गीकरण, आग का वर्गीकरण। ठीक है, कि आग को कितने प्रकार से वर्गीकृत या फिर इनको बांटा गया है। ठीक है, देखो मेरे साथियों एंड मित्रों, आप सभी जानते हो कि आपने आग तो प्राय अपने घरों में या फिर आसपास में आग तो देखी हो। तो आग की अगर हम साइंटिफिक परिभाषा अगर हम जाने तो वो क्या होती है, वो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आग होती क्या है। आग या फिर फायर, आग या फिर फायर। देखो आग होती क्या है, अगर मैं नॉर्मली इसको समझाऊं तो देखो आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि क्या होती है, जिसमें तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती है आग की। जिसमें हम कह सकते हैं एक तो होता है ईंधन फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है निश्चित तापमान। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक लकड़ी का ढेर लगा हुआ है और यहाँ पर आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये आग कब लगेगी, जब इसको कुछ ईंधन मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, साथ में यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा होगी तभी तो ये आग लगेगी, और साथ में इनको जलाने के लिए आपको एक निश्चित तापमान भी देना पड़ेगा। ठीक है, देखो आग की परिभाषा लिखा हूँ तो मैं, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ जो जलने लायक हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक निश्चित तापमान पर क्रिया करे तो आग का निर्माण होगा, तो आग का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो आगे। तो मित्रों हमने ये आग की साइंटिफिक परिभाषा मैंने लिखा दी, क्या लिखी है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें एक तो ज्वलनशील पदार्थ होगा, कहने का मतलब है ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन होगी जो क्या होती है आग की प्राणवायु, और तीसरा क्या होगा एक निश्चित तापमान, कि अगर हम उसका तापमान बढ़ाएंगे ना तभी वो क्या होगी आग का निर्माण करेगी। ठीक है, तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आग के लिए आपको तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो होगी तभी ये आग लगेगी। ठीक है ना, देखो आगे आपको लिखना है आग की तीन मूलभूत आवश्यकताएं, आग की तीन मूलभूत आवश्यकताएं।
आवश्यकताएं, ठीक है ना, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आप लिखोगे ईंधन। सबसे पहले क्या लिखोगे, ईंधन। ईंधन होता क्या है, जलने लायक वस्तु, जलने के लिए आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु, ठीक है। दूसरी होगी ऑक्सीजन, दूसरी होगी ऑक्सीजन। आग की प्राणवायु भी इसे कहते हैं, आग की प्राणवायु भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तीसरा होगा आग के निश्चित तापमान, निश्चित तापमान। और वो तापमान कितना होना चाहिए, वह ताप जो पदार्थ में वाष्प उत्पन्न करे, ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न करे, ठीक है। तो आग के लिए तीन आपको मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसमें पहला होता है ईंधन, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है आपके निश्चित तापमान, ठीक है विद्यार्थियों। आगे अब देखो हम एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ फायर, जो इसी से संबंधित है, जो कि क्या है, इसी से संबंधित है। देखो जिस प्रकार से आग की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, उन्हीं का हम आगे भी यूज करेंगे। देखो अगला टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ फायर, ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ फायर, या फिर इसको हिंदी में कहें तो आग का त्रिभुज, आग का त्रिभुज, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में आपको पूछ ले कि आग का त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आग की तीनों मूलभूत आवश्यकताओं को इंगित करे तो वो क्या है, आग का त्रिभुज है। जैसे देखो मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाता हूँ। जिस प्रकार से एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, उसी प्रकार आग के त्रिभुज में क्या होती है, आग की तीनों मूलभूत आवश्यकताएं, और वो आवश्यकताएं मिलकर के क्या किसका निर्माण करती है, आग का। किसका निर्माण करती है, आग या फिर फायर का। तो वो तीन आवश्यकताएं कौन कौन सी, पहला है ईंधन, अभी हमने पढ़ा है, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा क्या होगी, तापमान। तीसरा क्या होगा, तापमान, ठीक है। देखो जिस प्रकार से त्रिभुज में अगर एक भुजा को हटा दिया जाए तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार आग के त्रिभुज में से अगर हम किसी एक कारण को हटाते हैं तो वो आग नहीं लग सकती, या फिर वो आग की रासायनिक क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखो अगला टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं कि ये फायर शब्द है, ये कौन सा शब्द है, फायर, FIRE। तो ये जो आग का जो फायर शब्द है ना, वो FIRE शब्द से बना है। ये क्या है, अल्फाबेट, ये क्या है, अल्फाबेट। इन चारों अल्फाबेटों का अलग अलग मीनिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या मीनिंग है। देखो F का मीनिंग होता है फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोजना या फिर खोज, या फिर इनको ढूंढना। I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना देना, सूचना देना, ठीक है। R का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब होता है रोकना। और E का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, 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 और इसका मतलब होता है बुझाना, ठीक है। तो आग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आग के कारणों को खोजते हैं, उसके बाद में क्या देते हैं, हम सूचना देते हैं, और सूचना के बाद में क्या करते हैं, उस आग को रोकने का प्रयास करते हैं, और अंत में क्या करते हैं, हम उसको बुझाते हैं, ठीक है। ये है, अगर आपको मान लो पूछ भी ले अगर एग्जाम के अंदर कि भाई फायर में F का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, तब आपको ये बताना है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है, जैसे मान लो ये तो हमने क्या पढ़ा अभी, ट्रायंगल ऑफ फायर। अब अगर आ जाए आपका चतुर्भुज, क्या आ जाए, आपका चतुर्भुज, या फिर इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, चेन रिएक्शन। क्या कह सकते हैं, चेन रिएक्शन। या तो आप क्या लिखोगे, आपका चतुष्कोण या फिर चतुर्भुज, चतुष्कोण या चतुर्भुज मान लो।
और या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, चेन रिएक्शन। क्या कह सकते हो, चेन रिएक्शन। देखो जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं जैसे चतुष्कोण कैसे बनेगा, मान लो ये एक चतुर्भुज है, इसमें होते हैं 4 कोण, ठीक है। तो इसमें मान लो ये हमने क्या खींच दिए, 2 विकेट खींच दिए। कितने हिस्से हो गए इसके, 4 हिस्से हो गए, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें 3 हिस्सों में क्या आएंगे, आग के 3 कारण आएंगे। आग के कितने, 3 तत्व आएंगे मूलभूत आवश्यकताएं। एक तो ईंधन, एक ऑक्सीजन और एक तापमान, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हो टेम्परेचर। और जो चौथा आएगा वो उसमें आएगा आपके चेन रिएक्शन। क्या आएगा, चेन रिएक्शन। अब देखो होता है क्या चेन रिएक्शन, तो वही हम पढ़ेंगे। चेन रिएक्शन होता है क्या, देखो तो ठोस पदार्थ होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक आपके पास मान लो एक लकड़ी का बंडल हो, अगर हम उसको जलाएंगे तो वो एक साथ पूरा नहीं जल सकता। क्या होगा, पहले धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा जलेगा, उसके बाद में क्या होगा, उस पूरे में आग लग जाएगी। कैसे लगती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो किस कारण से लगती है, वो इस चेन रिएक्शन के कारण लगती है। क्या होता है चेन रिएक्शन, देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक लकड़ी का डंठल रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ। तो देखो मान लो आपने यहाँ से आग लगाने स्टार्ट की, आपने यहाँ से आग लगाने स्टार्ट की, तो क्या होगा, ये आग यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर आपने इसको टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, तो यहाँ से धीरे धीरे वाष्प उत्पन्न होना शुरू होगी और यहाँ पर आग लग जाएगी। ये थोड़ा बहुत जलने लगेगा और ये वाष्प धीरे 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 यहाँ पर फैलती जाएगी और बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आग लगती जाएगी और साथ में इसके बाद में क्या होगा, पूरी आग लग जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है ये यहाँ पर जो वाष्प उत्पन्न हो रही है वो एक श्रृंखला के रूप में उत्पन्न हो रही है और श्रृंखला के रूप में क्या हो रही है, आग लग रही है ऑक्सीजन प्राप्त होकर के। तो इसी को क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखूंगा तो देखो कैसे लिखना है आपको। देखो चेन रिएक्शन क्या होती है, जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, ठोस पदार्थ सीधे नहीं जलते, ठोस पदार्थ सीधे नहीं जलते, सीधे नहीं जलते। ताप मिलने पर, ताप मिलने पर या फिर उनको ऊष्मा मिलने पर, ताप मिलने पर यह ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं और ये वाष्प क्या होती है, ये वाष्प ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग का निर्माण करती है। ये वाष्प ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग का निर्माण करती है, आग का निर्माण करती है। धीरे 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 ये वाष्प निरंतर बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती है तथा आग को फैलाती है। इस परिवर्तन को चेन रिएक्शन कहते हैं। इस परिवर्तन को या घटना को चेन रिएक्शन कहते हैं। देखो वापिस मैं आपको अगर इसका मीन समझो तो चेन का मतलब होता है श्रृंखला या फिर एक श्रेणी, ठीक है। रिएक्शन का मतलब होता है क्रिया, सारे जानते हो। देखो जैसे मान लो मैं आपको अगर एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे मान लो यहाँ पर एक लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, 4 लकड़ी, 5 लकड़ी, 6 लकड़ी, ऐसे श्रृंखला के अंदर क्या है, कुछ पदार्थ रखे हुए हैं ज्वलनशील। अब क्या होगा, अगर मान लो हमने यहाँ पर आग लगाई और हमने यहाँ पर क्या लगाई, आग। जैसे यहाँ पर आपने अगर तापमान दिया तो यहाँ पर क्या होगी, ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न होगी और यह वाष्प क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएंगी, आग का निर्माण करेंगी। यहाँ पर आग लगने के बाद ये जो ज्वलनशील वाष्प है यहाँ पर बढ़ती जाएगी और यहाँ पर वाष्प उत्पन्न और अधिक तेजी से करेगी और जैसे जैसे ये यहाँ पर चारों तरफ से कर देगी तो यहाँ पर जो आग है ना वो धीरे धीरे फैलती रहेगी और तो इसी घटना में क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, अभी तक हमने आग की परिभाषा पढ़ ली, आग के 3 मूलभूत आवश्यक तत्व पढ़ लिए, उसके बाद में हमने आग का त्रिभुज पढ़ लिया, उसके बाद में हमने आग का जो फायर शब्द का जो अर्थ है वो हमने समझ लिया, उसके बाद में हमने
आग का चतुष्कोण या फिर हम कहें तो आग की चेन रिएक्शन क्या होती है वो हमने पढ़ ली। अब देखो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण या फिर जो मेन जो हेडलाइन थी ना उसी का हम अध्ययन करने वाले हैं, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। देखो पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता है क्या है। तो बात कर रहे हैं हम फायर की, तो फायर लगने के अनेक अनेक कारण है, अनेक अनेक वस्तुओं में आग लगती है। तो उन जो पदार्थों की जो प्रकृति है उसी के आधार पर क्या किया है, आग के प्रकारों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है या फिर उनका वर्गीकरण किया हुआ है। जैसे मान लो पहला है ए क्लास फायर, क्लास ए फायर, क्लास ए फायर, या फिर आप इसको हिंदी में कह सकते हो ए श्रेणी की आग। दूसरा है क्लास बी फायर, क्लास बी फायर, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हो बी श्रेणी की आग। तीसरा है क्लास सी फायर, क्लास सी फायर, या फिर आप इसको हिंदी में कह सकते हो सी श्रेणी की आग। चौथा है क्लास डी फायर, क्लास डी फायर, या फिर आप इसको कह सकते हो डी श्रेणी की आग, ठीक है। नंबर 5 क्लास ई फायर, या फिर आप इसको हिंदी में कह सकते हो ई श्रेणी की आग। सबसे पहले मैं आपको एक संक्षिप्त में बताऊंगा कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, उसके बाद में हम विस्तार से इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करूं मैं क्लास ए फायर की, तो लगभग सामान्यतः जो ठोस वस्तुएं होती है ना, सामान्यतः जो ठोस वस्तुएं हैं या फिर सामान्य वस्तुओं की आग वो किस में आएगी, क्लास ए में। जो ज्वलनशील द्रव पदार्थ है ना, ज्वलनशील द्रव पदार्थ या फिर द्रव प्रकृति के पदार्थ या फिर तरल, ज्वलनशील द्रव पदार्थों की आग वो किस में आएगी, क्लास बी में। और ज्वलनशील जो गैसें हैं उनकी आग किस में आएगी, वो श्रेणी सी के अंदर आएगी या फिर क्लास सी के अंदर आएगी, ज्वलनशील गैसों की आग, ठीक है। और डी के आएंगी, डी में आएगी ज्वलनशील धातुओं की आग, ज्वलनशील, जैसे मान लो आपको लिखना हो ज्वलनशील धातुओं की आग, ठीक है। और क्लास ई या फिर श्रेणी में ई में आएगी विद्युत या विद्युत से संबंधित यंत्र, विद्युतीय यंत्रों की आग, विद्युतीय यंत्रों की आग, ठीक है। अब हम इनके बारे में अलग अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि ए में आपको क्या लेना है, सामान्य जो ठोस वस्तु होती है उनकी आग है, और बी में आएगी जो ज्वलनशील जो द्रव या फिर तरल पदार्थ होते हैं उनकी आग, जैसे मान लो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, उनकी आग, या फिर हमारा जो कुछ भी तेल है, वर्निश है, उनकी आग, ठीक है। क्लास सी में आएगी ज्वलनशील गैसों की आग, और क्लास डी में आएगी जो ज्वलनशील धातुएं होती है, जैसे मान लो सोडियम है, मैग्नीशियम, उनकी आग हो जाएगी। और उसके बाद में होता है क्लास ई, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली से संबंधित या फिर बिजली उपकरणों से संबंधित आग, ठीक है। आगे देखो देखो आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको देखो अलग अलग इनकी परिभाषाएं आपको लिखनी है कि क्लास ए की परिभाषा क्या है, क्लास बी की क्या है, क्लास सी की क्या है। देखो बात करते हैं सबसे पहला क्लास ए फायर, क्लास ए फायर, ठीक है। देखो क्लास ए फायर में क्या होगी, सामान्य सामान्य ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ जैसे 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 मान लो कचरा, लकड़ी, कपड़ा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर कोयला आदि की आग, आदि की आग, आग इस श्रेणी में आती है, इस श्रेणी में आती है,
और इस श्रेणी में अगर आपको आग को बुझाना हो तो सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं? जल का उपयोग। तो यहाँ पर लिख लेना, इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आसान सा है। अब देखो, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लास बी फायर। इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास बी फायर। ठीक है, क्लास बी फायर। ठीक है, देखो तो क्लास बी में क्या आएगी? देखो क्लास बी में आएगी इस श्रेणी में ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग, तरल पदार्थ जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वर्नेस आदि की आग शामिल होती है। ठीक है, लिखो। ठीक है, देखो अब अगर क्लास बी की फायर इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए सामान्यतः फोम का यूज किया जाता है। सामान्यतया फोम का उपयोग किया जाता है या ऑक्सीजन को हटाकर आग को बुझाया जाता है। आग को बुझाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर फोम का अगर यूज कर रहे हैं तो तेल की आग पर जो फोम होता है ना, अगर फोम का यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे? इस तेल के ऊपर क्या बनाएंगे? एक परत बनाएंगे पतली, और जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन के जो परिवहन है उसमें क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी, मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा। और ऑक्सीजन अगर किसी भी ईंधन को अगर नहीं मिलेगी तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। ठीक है, तो आगे वाली जो है ना श्रेणी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास सी फायर। ठीक है, तो तीसरी श्रेणी है, उसका नाम है क्लास सी फायर। ठीक है, देखो क्लास सी फायर में क्या होता है? इस श्रेणी में ज्वलनशील गैसें जैसे एलपीजी, सीएनजी आदि से संबंधित आग शामिल होती है। ठीक है, और जो ये गैस होती है ना, ये गैस या पदार्थ दबावयुक्त या सिलेंडर में स्थित होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो यहाँ पर एलपीजी और सीएनजी है, दो ज्वलनशील गैस हैं। अगर इनको अगर खुले वातावरण में रखते हैं तो इनमें आग नहीं लगेंगी, क्योंकि ये चारों तरफ फैल जाएगी। अगर ये दबाव युक्त किसी पात्र में है या फिर एक सिलेंडर में भरी हुई है दबाव से,
तब क्या होगा, इनमें आग लगने की संभावना अधिकतम होती है। ठीक है, और इनको बुझाने के लिए, इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए, इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए प्रभावशाली गैस, प्रभावशाली अक्रिय गैस, अक्रिय गैस या पाउडर का उपयोग करते हैं, पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो आगे वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे वाली श्रेणी है क्लास डी फायर, क्लास डी फायर। देखो नंबर 4 क्लास डी फायर। ठीक है, देखो क्लास डी में क्या है, तो इस श्रेणी में है कि ज्वलनशील धातुओं की आग, इस श्रेणी में ज्वलनशील धातुओं की आग, जैसे मान लो, जैसे अगर आपको उदाहरण लिखा हूं तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक, ये सारे क्या है, ज्वलनशील धातुएं हैं। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस श्रेणी की आग में ना, इस श्रेणी की आग पर पानी का उपयोग नहीं करें, पानी का उपयोग बुझाने में न करें, पानी का उपयोग आग को बुझाने में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो धातु से संबंधित आग होगी उसका तापमान क्या होगा, अधिकतम, और उसका तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम होगा। और हम जानते हैं कि जो जल होता है वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, इतने तापमान पर वो अपने अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर जल को हम विभक्त करेंगे, जैसे मान लो H2O को अगर हम विभक्त करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, H2 और O2 में। और कहने मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसका मतलब होता है जल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और ऑक्सीजन दे रहा है तो धातुओं की आग पर अगर हम पानी डालेंगे, मान लो हमने पानी डाला तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, और ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है तो ये आग बुझने की जगह और ज़्यादा फैल जाएगी, इसलिए यहाँ पर पानी का उपयोग नहीं करते हैं। और इसको बुझाने के लिए विशेष पाउडर का उपयोग करते हैं। इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए, इस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए विशेष पाउडर का उपयोग करते हैं। विशेष पाउडर जिसको डीसीपी कहते हैं, डीसीपी का मतलब होता है ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब देखो आगे, अगली श्रेणी है क्लास ई फायर। अगली श्रेणी है क्या, क्लास ई फायर। ठीक है, मेरे साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, क्लास ई फायर। ठीक है, देखो इस श्रेणी में विद्युत या फिर बिजली कह सकते हो आप, विद्युत व बिजली के यंत्रों की आग, बिजली के यंत्रों से संबंधित आग, यंत्रों से या फिर यंत्रों की आग शामिल की जाती है, शामिल होती है। यहाँ पर इसके संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये लिखनी है कि इस श्रेणी की आग पर भी क्या पानी नहीं डाला जाता। इस श्रेणी की आग पर भी पानी नहीं डाला जाता, इसे बुझाने के लिए, इसे
CO2 गैस से बुझाया जाता है, CO2 गैस से बुझाते हैं, CO2 गैस से बुझाते हैं। अब देखो इस श्रेणी के आगे पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पानी होता है वो क्या होता है, बिजली का शौचालय। अगर मान लो किसी कारणवश एक विद्युतीय परिपथ में मान लो आग लग गई, तो उसमें बिजली के आवेश तो क्या होते हैं, समाहित होते हैं, और वो आवेश अगर हमने पानी डाल दिया तो वो क्या हो सकता है, वो आवेश हमारी तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं, जिससे हमें क्या हो सकता है, झटका महसूस हो सकता है, इसलिए हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं। देखो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब देखो आगे मैं आपको क्या बताऊंगा। अब देखो ये तो है आग लगने के अलग अलग प्रकार। अब हम पढ़ेंगे आग को बुझाने के सिद्धांत, आग को बुझाने के सिद्धांत, ठीक है। आग को बुझाने के सिद्धांत, जैसे मान लो जिसमें हम पहला सिद्धांत है स्टारवेशन, स्टारवेशन मेथड। दूसरा है स्मोदरिंग, स्मोदरिंग। तीसरा है कूलिंग। चौथा है बीटिंग मेथड, बीटिंग मेथड, ठीक है। अगर मैं इनको इंग्लिश में लिखूं तो स्टारवेशन को ऐसे लिखते हैं, स्टारवेशन मेथड, ठीक है। और स्मूथरिंग, अब देखो विद्यार्थी, मैं अगर आपको इनका हिंदी में अर्थ बताऊं कि स्टारवेशन क्या होता है, तो देखो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा मारना। स्टारवेशन एक इंग्लिश वर्ड है, अगर इसको हिंदी में हम बात करें तो इसका अर्थ होता है भूखा मारना। क्या होता है, भूखा मारना, ठीक है। और स्मूथरिंग का हिंदी में अर्थ होता है दम घोटना, ठीक है। और कूलिंग का हिंदी में अर्थ सभी जानते हो, क्या होता है, ठंडा करना। और बीटिंग का मतलब होता है पीटना, ठीक है। देखो ये तो हो गया स्टारवेशन मेथड। स्मूथरिंग की बात करें, स्मूथरिंग मेथड, ठीक है। तीसरा है कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड। चौथा है बीटिंग मेथड, ठीक है। अब देखो होता क्या क्या, देखो स्टारवेशन में तो क्या करना आपको, भूखा मारना। भूखा मारने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपको भूख से मतलब इनको खाना नहीं देना है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसको ईंधन को हटाना है, ठीक है ना। ईंधन क्या होता है, एक आग के लिए खाने का काम करता है, ठीक है ना। स्मोदरिंग का मतलब होता है दम घोटना। दम घोटने का मतलब है यहाँ से आपको ऑक्सीजन की जो प्राणवायु है ना, ऑक्सीजन, आग की जो प्राणवायु है ना ऑक्सीजन, उसको क्या करना है, आपको हटाना है। कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। ठंडा करने का मतलब है जो तापमान है ना उसको क्या करना है, आपको कम करना या फिर उसको हटाना। बीटिंग का मतलब होता है पीटना। तो किसी भी आग को अगर हम पीट करके बुझाते हैं ना, तो वो कौन सा मेथड हो गया, बीटिंग मेथड। अब इन चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से क्या करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टारवेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे, आग बुझाने का स्टारवेशन मेथड। देखो अगर मैं बात करूँगा स्टारवेशन की, ठीक है, ये आप लिख लेना इंग्लिश में। देखो स्टारवेशन का अगर हम बात करेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ होता है भूखा मारना। क्या होता है, भूखा मारना। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो स्टारवेशन सिद्धांत क्या कहता है कि आग की मूलभूत आवश्यकताओं में से, आग की मूलभूत आवश्यकताओं कौन कौन सी होती है आवश्यकताएं, वही ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में से ईंधन को हटाकर आग बुझाना। ईंधन को हटाकर आग को, तो ये सिद्धांत क्या कहलाएगा, स्टारवेशन या फिर भूखा मारने का सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो आग में जो तीन मूल बता सकते हैं हमें, उसमें से आपको क्या करना है, ईंधन को हटाना है। जैसे हम ईंधन को हटाएंगे तो अगर आपको जलने के लिए कोई पदार्थ नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं लगेगी, ठीक है ना, और वो आग स्वतः ही हो जाएगी। जैसे मान लो इसका अगर आपको उदाहरण लिखना हो
जैसे मान लो इसका आपको एग्जाम्पल लिखना हो, जैसे मान लो एक हवाई जहाज है, ठीक है, एक क्या है, हवाई जहाज, ठीक है, ये भी हवाई जहाज। जैसे मान लो यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक है, ठीक है, फ्यूल टैंक का मतलब इसका जो पेट्रोल टैंक है, और यहाँ पर मान लो इसका जो इंजन है, मान लो यहाँ पर एक कनेक्शन है, जो पाइप जो यहाँ से क्या कर रहे हैं, तेल का कनेक्शन दे रही है पाइपलाइन। जैसे मान लो इस इंजन में आग लग जाए तो क्या होगा, यहाँ पर इंजन का फ्यूल कहाँ से आ रहा है, इस पेट्रोल टैंक से आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर इस कनेक्शन को बंद करेंगे तो फ्यूल जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और फ्यूल जाना अगर बंद हो जाएगा तो ये जो इंजन की आग है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे, दूसरा मेथड क्या था, स्मूथरिंग, दूसरा था स्मूथरिंग मेथड, ठीक है ना। स्मूथरिंग का मतलब होता है क्या, दम घोटना, क्या होता है, दम घोटना, ठीक है। तो आग की मूलभूत आवश्यकताओं से ऑक्सीजन को हटाकर आग को बुझाना, ऑक्सीजन को हटाकर आग को बुझाना, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कहीं पर भी आग लगी हुई है, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल आपको लिखना हो, क्या लिखोगे, मान लो ये एक पेट्रोल से भरा हुआ टैंक है, एक पेट्रोल से भरा हुआ क्या है, टैंक, जिसमें क्या है, पेट्रोल, ठीक है। अगर मान लो इसमें आग लग जाए, इसमें क्या लग जाए, आग लग जाए, अगर आप इस पेट्रोल को टैंक को क्या करोगे, एक बड़े से ढक्कन से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, मान लो बड़े के ढक्कन से क्या कर दोगे, उसको बंद कर दोगे, और बंद कर दोगे तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगी तो ये आग स्वतः ही क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ये आग स्वतः ही बुझ जाएगी, क्योंकि तो ऑक्सीजन क्या होती है, आग के लिए प्राणवायु का काम करती है, ठीक है। तो गाइस हमारा आज का जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होगी, और अगली क्लास में हम आगे की जो विधि है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम आग की जो स्तर है वो पढ़ेंगे, आग लगने के कारण पढ़ेंगे, आग को बुझाने में जो सावधानियां रखनी है वो हम पढ़ेंगे, और आग को फैलाने के सिद्धांत है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप हमारे मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं कैलाश प्रजापति आपके लिए यही ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, और आपको पूरा सिलेबस एक साथ यहाँ पर इस चैनल पर करवाया जाएगा, और वो भी एकदम फायरमैन थ्योरी करवाई जाएगी पहले, और उसके बाद में आपके MCQ टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाए जाएंगे, ठीक है बंधु, धन्यवाद, ठीक है साथियों।